नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। जरा सोचिए, 2 क्विंटल विस्फोटक यानी 200 किलो विस्फोटक कितनी तबाही ला सकते हैं। 2 क्विंटल विस्फोटक अगर अपराधी या नक्सलियों के हाथ लग जाते हैं तो एक शहर में तबाही ला सकते थे, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जमुई में 2 क्विंटल विस्फोटक बरामद हुआ है। भारी मात्रा में विस्फोटक चंद्रमडीहा के बिंदरा जंगल से बरामद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे 2 कंटेनर में 2 क्विंटल विस्फोटक रखा गया था। अगर यह साजिश अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती तो बड़ी तबाही ला सकती थी। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक नक्सलियों ने छिपा कर रखा था और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। दरअसल जो विस्फोटक मिले हैं उसे जंगल में गाड़ कर रखा गया था। जाहिर है विस्फोटक के पीछे गहरी साजिश थी। ऐसा माना जाता है कि विस्फोटक का इस्तेमाल नक्सली केन बम या फिर दूसरे बम को बनाने में करते हैं। शुक्र है कि समय रहते विस्फोटक को बरामद कर लिया गया। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक विस्फोटक बरामद होने की तो दूसरी जमीन खोदकर विस्फोटक से भरे कंटेनर को निकालने की है। सोचिए, जमीन के अंदर इस कंटेनर को जिसमें 2 क्विंटल विस्फोटक था उसे गाड़ कर रखा गया था, जिसे जमीन खोदकर निकाला गया और 2 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया गया। तबाही का ये बड़ा सामान बाद में देखेंगे। जमुई के बिंदरा जंगल से, चंद्रमडीहा के बिंदरा जंगल से ये विस्फोटक बरामद हुआ है। समय रहते ही विस्फोटक बरामद हो गया, वरना बड़ी तबाही की साजिश बताई जा रही है कि साजिश की आशंका थी जिसे नाकाम कर दिया गया। आखिर क्या मंसूबा था नक्सलियों का? सुरक्षा बलों को टारगेट करने का मंसूबा था या फिर कुछ और, ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यकीनन एक बड़ी तबाही की साजिश रही होगी। इस 2 क्विंटल विस्फोटक के जरिए इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक नक्सलियों के पास कैसे पहुंचे? बड़ा सवाल ये भी, आखिर कौन नक्सलियों को इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सप्लाई करता है और कैसे इन जंगलों में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक नक्सलियों के पास पहुंच जाता है? वो कौन सा रूट है? कैसे इन विस्फोटकों के जरिए नक्सली किसी बड़ी वारदात को, बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, पुलिस क्या कह रही है? सुरक्षा बल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है यकीनन, लेकिन कितनी बड़ी साजिश इस विस्फोटक के जरिए थी? इस विस्फोटक में तबाही की कितनी क्षमता है? जी, बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले इस घटना के उद्भेदन के बाद जब हमारे एसपी जमुई एसपी प्रमोद कुमार मंडल से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही बड़ी साजिश रची गई थी और उसी को लेकर ये विस्फोटक को इकट्ठा किया गया था नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के द्वारा। और जो ये बात रहे कि गिरिडीह और जमुई जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर जो सक्रिय जो नक्सली संगठन है, जो नक्सली लीडर है, उन्होंने इस विस्फोटक को वहां पर ला के रखा था इसलिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए, पुलिस बल को निशाना बनाया जाए। जैसा कि जमुई एसपी ने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि अब पंचायत चुनाव में भी इसकी उपयोग, मतलब इसको उपयोग करके फिर एक बार फिर नक्सली ये फिराक में थे कि पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते। इसके पहले ये सूचना मिली और उस सूचना के बाद ये कार्रवाई हुई है बिंदरा जंगल में, जो चंद्रमंडी थाना इलाके में पड़ता है और जो झारखंड और जमुई का ये बॉर्डर है, सीमा देवघर और जमुई का बॉर्डर है, उस इलाके पे ही कार्रवाई हुई है। और बता दें कि इसके बाद अभी लगातार कार्रवाई चल रही है और अभी कार्रवाई अभी भी चल रही है, छापेमारी चल रही है। बहुत शुक्रिया कुंदन। तो एसपी का कहना है कि ये विधानसभा चुनाव में बड़ी साजिश के लिए यहां विस्फोटक लाया गया था और अब आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। दरअसल 2 क्विंटल विस्फोटक बहुत बड़ी तबाही ला सकते थे। 2 क्विंटल विस्फोटक का मिलना एक बड़ी साजिश का इशारा है। जैसा कि एसपी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में साजिश रची गई थी, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की, पंचायत चुनाव में भी
बाधा डालने की कोशिश थी। आशंका है कि विस्फोटक के तार नक्सलियों से जुड़े हैं और नक्सली इस बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जमुई झारखंड से सटा इलाका है, झारखंड नक्सल प्रभावित राज्य है और पिछले साल अक्टूबर में भी 3 कंटेनर विस्फोटक मिला था। झारखंड में दबिश के बाद नक्सली अब जमुई को नया ठिकाना बना रहे हैं, जो यकीनन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं। गया में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से करीब 10 लाख का सामान उड़ा लिया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। यह पूरी घटना रामपुर थाने से महज 200 मीटर दूरी पर घटी है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। रात के अंधेरे में 1-2 नहीं बल्कि 16 चोर गश्त लगा रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं और मौका देखते हुए गहने की दुकान का शटर तोड़ते हैं और 2 दुकानों से 10 लाख से ज्यादा के जेवरात पर हाथ साफ कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे इत्मीनान से चोर दुकान में डाका डाल रहे हैं। दुकान में लगभग 10 से 12 किलो के लगभग चांदी का सामान और सोना 100-125 ग्राम के लगभग और 50,000 के लगभग कैश होगा नकदी, वो सब चोरी चला गया है, कुछ भी नहीं बचा है। कितने का? लगभग 10 लाख के आसपास। हैरानी की बात है कि जिस दुकान में चोरी की वारदात हुई है वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर रामपुर थाना है, लेकिन पुलिस का कोई अता पता नहीं है। चोरी की वारदात के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 10 लाख लेकर चोर चंपत हो गए, लेकिन पुलिस जो बच गया उसी पर लकीर पीट रही है। देवा आभूषण है, उसमें ताला तोड़ करके चोरी लोग किए हैं। इनका सारा सामान बच गया है, जो मेन तिजोरी था नहीं तोड़ पाया है। कितना का चोरी होता है? नॉर्मल है, ऐसे ही है। यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब चोरों ने चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पिछले साल अप्रैल महीने में भी लगभग 15 से 20 लाख की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस अब तक ना तो चोरों को गिरफ्तार कर सकी है और ना ही चोरी की गई सामान की बरामदगी कर सकी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लिली की रिपोर्ट। दरअसल बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए सीएम ने पुलिस को कड़ा निर्देश दिया है। कई समीक्षा बैठकें की हैं और सख्ती से रात्रि गश्ती करने का निर्देश दिया है। रात्रि गश्ती के साथ साथ दिन में भी गश्ती को लेकर पुलिस को सीएम ने खास निर्देश दिया है। लेकिन दिशा निर्देश के मुताबिक रात्रि गश्ती के लिए डीआईजी से लेकर आईजी स्तर के अधिकारी को गश्त करनी है। लेकिन गया के लोगों की माने तो पुलिस गश्त नहीं करती है। मतलब सीएम के निर्देश को पुलिस पलीता लगा रही है और नतीजा ये कि चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल लगभग 18,51,50,000 रुपए की 3,703 बाइक चोरी हुई। हर महीने 1,50,00,000 की बाइक चोरी हुई और एक दिन में 5 लाख रुपए से अधिक की बाइक चोरी हो जाती है। जाहिर है पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि चोर बेखौफ हैं। बिहार में अगर आपके पास पैसे हैं तो हर तरह के सर्टिफिकेट के लिए आप योग्य हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। छपरा सदर अस्पताल से जो वीडियो वायरल हुआ है वो इसी बात की तस्दीक करता है। आप भी देखिए। फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली का ये वीडियो छपरा सदर अस्पताल का है। मतलब आपके जेब में अगर पैसे हैं तो आप हर तरह से फिट हैं। सर्टिफिकेट भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हो गया उनका 3 आदमी है, जाके देखिए। अपना 3 है, 3 बस मेरा नहीं है, 3 गो। जैसा कि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि छपरा सदर अस्पताल में बिचौलिए खुलेआम पैसे की लेन देन करते हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी ही नहीं है। नहीं, वो हमारे वीडियो वायरल हमने देखा है, मेरी जानकारी में आई है बात। अब 2 चिकित्सा पदाधिकारी का बोर्ड बना के उसकी हम जांच करवा रहे हैं कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है, कब क्या है, कैसे है, और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जाहिर है वसूली का वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रबंधन की नींद खुली। अब कार्रवाई की बात भी हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मिलीभगत भी जरूर है।
न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। छपरा सदर अस्पताल में दरअसल फिटनेस सर्टिफिकेट बिना जांच के बनती है। कर्मचारियों की मिलीभगत भी इसमें हो सकती है और बिना मिलीभगत के वसूली का धंधा तो चल नहीं सकता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों के मुताबिक भारत में घूसखोरी की दर 39% है। मतलब 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया है। रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। बिना घूस के कुछ काम होता नहीं। बात रुपेश हत्याकांड की। रुपेश हत्याकांड में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो किसी को पच नहीं रहा। परिजन ही पुलिस के दावे को साजिश बता रहे हैं तो विपक्ष आरोपी ऋतुराज को बलि का बकरा बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बाईस दिन बाद रुपेश हत्याकांड का खुलासा करने वाली पटना पुलिस अब लोगों की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी है। पुलिस का यह दावा किसी के गले नहीं उतर रहा कि रोड रेज की एक मामूली सी घटना को लेकर ऋतुराज नाम के एक बिगड़ैल रईसजादे ने रुपेश को मार डाला, वो भी 45 दिन तक लगातार प्लानिंग के बाद। पीछे से कोई ठोकर मारा था गाड़ी में, उसके बाद ये गाड़ी से उतरे तब वो उठ के भाग गया था। कोई मारपीट कोई बहस नहीं। लेकिन जो आरोपी उसने कहा कि रुपेश ने गलत बात है, झूठ बात बोला जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है ये जो पुलिस इतने बड़े हत्याकांड को इस तरह से अचानक ट्विस्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें? साजिश है, किसी को बचा रही है, छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? न्याय चाहिए। यहाँ सब 29 तारीख था, नवंबर महीना था और संडे दिन था। उस दिन बाल कटवाने गया था, उधर से लौट रहा था तो बाइक से पाछा से एक लड़का आके उसको मैंने ठोकर मारा गाड़ी में। बाइक से निकला, मैंने जैसे गाड़ी से निकला भाई तो उसके बाद मैंने जैसे लड़का सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। सॉरी बोला? हाँ सॉरी बोला और चला गया। कोई नहीं। जैसे यदि ऐसा होता तो उसके पास में कलेजा नाम के चीज नहीं था, जो मेरे भाई था, तो वो तुरंत अपने फैमिली में, अपने पत्नी से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, सबसे तुरंत शेयर करता है। अब तो खुलासा रोड रेंज के यदि मामला इतना बड़ा भयानक हत्या हुआ है और एक छोटी सी बात रोड रेंज के लिए आ रही है तो ये तो हम लोग को नहीं पच रहा है बात कि इतना छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हत्या हो जाए। और इसमें रोड रेंज तो बहुत हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा घटना तो रोड रेंज से हो जाए। और पुलिस आगे देखिए क्या पड़ताल करके क्या। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रुपेश कोई मामूली शख्स नहीं थे। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रहे रुपेश का सूबे की कई बड़ी हस्तियों के साथ उठना बैठना था। 12 जनवरी को हुई हत्या के बाद ये बात भी सामने आई थी कि रुपेश के जरिए कई बड़े लोग बड़ी डील और ठेकेदारी का काम मैनेज कराते थे। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बातें सामने आई। यही वजह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि हत्याकांड में कुछ बड़े लोग शामिल थे, जिन्हें बचाने के लिए ऋतुराज को मोहरा बनाया गया है। लिहाजा मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। जांच सीबीआई से हो, इसकी मांग करने के लिए हम लोग आए। अब महामहिम से हमने अनुरोध किया है कि कहा कि हम मामले को देखेंगे। वो हम लोगों के तर्क से सहमत दिखे और हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है, उनके परिजनों की ओर से और अपनी ओर से भी। और हम लोग का सुविचारित मत है कि ये दोषी को बचाने के लिए एक निर्दोष को अब बलि का बकरा मनाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल आम लोगों के मन में भी उठ रहे हैं, मगर सत्ताधारी दल और बिहार पुलिस के एडीजी पटना पुलिस की पीठ थपथपाने में जुटे हैं। चैलेंजिंग कांड था और जिसका उद्भेदन पटना पुलिस ने बड़ी ही कुशलता से किया है और उसके लिए उनके जो है वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, उनकी टीम और पटना पुलिस पूर्ण रूप में, साथ ही जो विशेषज्ञ एजेंसी और साथ में इन्वॉल्व थी, सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मगर सवाल है कि क्या खुद ही खुद को कामयाब बताकर उसका जश्न मनाने की तैयारी में जुटे पुलिस रुपेश के परिजन समेत लोगों के मन में उठ रहे उन तमाम सवालों का जवाब नहीं देगी, जिसे लेकर उसे ही अब संदिग्ध के तौर पर देखा जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार।
समझिए दरअसल कि आखिर पुलिस के खुलासे पर परिजनों को भरोसा क्यों नहीं है। डीजीपी ने खुद कहा था कि मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लग रहा है, प्रोफेशनल किलर्स हायर किए गए हैं इस हत्याकांड में। और डीजीपी ने पार्किंग विवाद से जुड़ा मामला बताया था। 22 दिनों में रुपेश हत्याकांड की पूरी कहानी बदल गई। पुलिस की जांच के मुताबिक रोड रेज में रुपेश की हत्या हुई। रोड रेज वजह बताया जा रहा है और रोड रेज में हत्या तुरंत नहीं, 45 दिन बाद रेकी करने के बाद हत्या हुई। लेकिन रोड रेज का कोई सबूत नहीं, पुलिस के पास कोई फुटेज नहीं। लिहाजा परिजन ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाया है और परिजनों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यह साजिश तब हो जाती है जब इसके जरिए दूसरे की भावनाओं को भड़काया जाए, देसी मुद्दे को विदेशी बनाया जाए। इन दोनों भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर यही हो रहा है और इसमें अब ग्रेटा थनबर्ग का चेहरा भी जुड़ गया है। मेरे आंदोलन में तुम्हारा क्या काम? देसी आंदोलन में विदेशी एजेंडा, सोशल साजिश के खिलाफ दिल्ली पुलिस का डंडा, विदेशी साजिश का शिकार आंदोलन। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश गढ़ रहे हैं और ऐसे चेहरे लगातार बढ़ रहे हैं। रिहाना, मीना हैरिस, मिया खलीफा और अब ग्रेटा थनबर्ग। ये वो विदेशी शख्सियतें हैं जो न सिर्फ विदेशों में किसान आंदोलन की अलग जगा रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के लोकतंत्र का मजाक भी उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग भारतीय कानून व्यवस्था को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। अगर यकीन नहीं तो किसान आंदोलन के समर्थन में लिखे ग्रेटा थनबर्ग का ये ट्वीट देखिए। मैं अब भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को समर्थन दे रही हूँ। किसी भी तरह की नफरत, धमकियां और मानवाधिकारों के हनन से इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ग्रेटा थनबर्ग का ये ट्वीट दिल्ली पुलिस के उस कार्रवाई के बाद आया जिसमें दिल्ली पुलिस ने उस संस्थान के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसने 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का प्लान बनाया था। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। संगठन के खिलाफ धारा 153A और 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने संगठन के कई ट्वीट्स पर संज्ञान लिया जिन्हें भड़काऊ करार दिया जा रहा है। बता दें कि भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। अब जरा ग्रेटा थनबर्ग के उस ट्वीट के बारे में भी जान लीजिए जिस पर बवाल मचा है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था जिसमें भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फांसीवादी पार्टी करार दिया। भारत सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपनी कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज भी साझा किया जिसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा करार दिया जा रहा है। उसकी काफी निंदा हुई, जिसके बाद ग्रेटा ने उसके एक भाग को डिलीट कर दिया। हालांकि उस पर अब बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ग्रेटा थनबर्ग पर तंज लहजे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैं ग्रेटा थनबर्ग को बाल वीरता पुरस्कार देने का प्रस्ताव करती हूँ। इस पर भारत सरकार को अमल करना चाहिए। ग्रेटा ने भारत को अस्थिर करने की साजिश में अपनी बड़ी सेवा दी है। उधर विदेशी शख्सियतों के बेवजह ट्वीट पर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आपत्ति जताई जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह इसे प्रोपेगेंडा करार दे चुके हैं। इसके अलावा देश के कई नामी गिरामी शख्सियतों ने इसका विरोध किया है, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है और इसका हल सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ही निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दरअसल जो लोग हाल में किसानों के समर्थन में उतरे हैं, उन ट्विटर बाजों को भारत के बारे में पता नहीं है। किसान आंदोलन के नाम पर साजिश रची जा रही है और अब आंदोलन को ग्लोबल बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन में
मुट्ठी भर लोग शामिल हैं। आंदोलन को लेकर कुछ लोग अब प्रोपेगेंडा और एजेंडा चला रहे हैं। इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचने की नसीहत भी है और अगर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बाढ़ से है। बाढ़ में बीडीओ पर हमला हुआ है। कामनी देवी बीडीओ हैं जिन पर अपराधियों ने हमला किया है। हमले में बीडीओ कामनी देवी का सिर फटा है। पैक्स चुनाव के स्क्रूटनी से जुड़ा मामला है। नामांकन रद्द करने को लेकर विवाद हुआ था। बड़ी खबर, बाढ़ के घुसवरी प्रखंड की बीडीओ पर हमला हुआ है जिसमें कामनी देवी जो बीडीओ हैं उन पर अपराधियों ने हमला किया है और उस हमले में बीडीओ का सिर फट गया है, गंभीर रूप से जख्मी हैं। पैक्स चुनाव के स्क्रूटनी से जुड़ा यह मामला है। नामांकन रद्द करने को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद यह हमला किया गया है। तो यह बड़ी खबर बाढ़ से, बाढ़ के घुसवरी प्रखंड की बीडीओ पर हमला किया गया है। अपराधी कितने बेखौफ है अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बीडीओ पर सीधे सीधे हमला किया जाता है, उनका सिर फट जाता है। बीडीओ कामनी देवी का सिर फट गया इस हमले में और अपराधी फरार हो जाते हैं। पैक्स चुनाव के स्क्रूटनी से जुड़ा यह मामला है। ड्राइवर गार्ड की वजह से आप बच गए। बच्चे रहता तो उनको मारिए देता। ड्राइवर गार्ड की वजह से आप बच गए। बच्चे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।